लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूँ, जिसके सवाल बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ये जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, एनटीपीसी हुआ, वीपीएससी टीआरई 4 हुआ और एसएससी जीडी हुआ, सक्षमता परीक्षा इत्यादि के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। पहला है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर्य समाज की जो स्थापना किया था वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किस सन में किया था? 1975 में किया था। बहुत बढ़िया सवाल है, काफ़ी बार आयोग ने इससे सवाल को पूछा है। आर्य समाज की स्थापना सन 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगर पूछा जाए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। किस सन में किया है? सन 1997 में किया है। 1997 में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इसके अलावा और भी हम लोग जो है देखेंगे, राजा राम मोहन राय जी ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। किसकी किया था? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज सन 1875 ईस्वी में जो है किया था। 1828 ईस्वी में। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था 1997 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था और आर्य समाज की स्थापना 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है किया था। 1875 को कब लीजिएगा? 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में किया था और रामकृष्ण मिशन ने जो है 1897 में किया था। 1900 नहीं है, 1897 में किया था। तो रामकृष्ण मिशन 1897 में, स्वामी विवेकानंद जी ने, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ने और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। जहाँ पे हमने 9 लिखा था वहाँ पे 8 होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। पहला है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, चौथा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। बताइएगा आप लोग जवाब इसका। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी ने जो है किया था सन 1897 ईस्वी में। इसलिए विकल्प नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी बार आयोग ने इस पर क्वेश्चन बनाया है, ज़रूर देखिएगा आप लोग। बताइएगा इंकलाब का जो है नारा किसने दिया था। पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था, तो आप लोग पहले पता होगा आप लोगों को, भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगली बात कही जाए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो। करो या जो मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। हे राम किसने कहा? ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा था, हे राम। और भारत छोड़ो, इसके अलावा भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने जो है कहा था। इसके और भी पॉइंट हैं। अगली बात,
सुभाष चंद्र बोस का नारा फेमस था दिल्ली चलो। कौन था? दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा, अंत तक बने रहिएगा। अगला है पूर्ण स्वराज आराम हराम है का नारा किसने दिया? बहुत अच्छा सवाल है। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, कि लाला लाजपत राय जी ने दिया था, कि महात्मा गांधी जी ने, कि सुभाष चंद्र बोस? तो जो पूर्ण स्वराज आराम हराम है को जो नारा दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, तीसरा है स्वामी विवेकानंद जी को ने दिया था, और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था। इन सारों ऑप्शनों की हम जो चर्चा करेंगे, देखिएगा। अगर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, ये काफ़ी बार आयोग ने सवाल पूछा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है दिया था। टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा के नाम से पुकारा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका एक सही जवाब हो जाएगा। अगर कहा जाए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार आयोग ने पूछा है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर। बहुत अच्छा सवाल है। एडोल्फ हिटलर जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था। अगर कहा जाए स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो आप लोग महाराजा खेतड़ी याद रखिएगा। महाराजा खेतड़ी। स्वामी विवेकानंद को जो है महाराजा खेतड़ी की उपाधि जो है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने कहा था? तो महाराजा खेतड़ी। नोट करते चलिए आप लोग, महाराजा खेतड़ी इसका। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर इसी प्रकार कहा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? काफ़ी बार सवाल इससे बना हुआ है। तो सरदार की उपाधि कहा जाए तो बारदौली की महिलाओं जी ने दिया था। कौन दिया था? बारदौली की महिलाएं दिया था। इसका विकल्प नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। ये चारों विकल्प की हमने चर्चा किया। क्वेश्चन देखने में एक था, बट सवाल इसके बने चार। इसे अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? बहुत बेहतरीन सवाल है, काफ़ी बार आयोग ने इससे सवाल बनाया है। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, दूसरा है भगत सिंह ने दिया था, तीसरा है स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, चौथा है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो राष्ट्रपिता को सीधे पकड़ लीजिएगा आप लोग सुभाष चंद्र बोस से। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। तो विकल्प नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी बार से सवाल बना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो पहला है दयाराम साहनी जी ने किया था, दूसरा है राखल दास बनर्जी ने किया था, तीसरा है यज्ञदत्त वर्मा शर्मा जी ने किया था, और चौथा है रंगनाथ राव जी ने किया था। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। हड़प्पा, एक एक पॉइंट को हम लोग देखते चलेंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा दयाराम साहनी जी ने किया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने किया था।
अगर यहीं पे पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो सन 1922 में किया था, हड़प्पा के बाद। और ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप लोग इसको भी आगे याद रखिएगा। तो इसका विकल्प नंबर पहला दयाराम साहनी इसका सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब इसके अलावा यज्ञदत्त शर्मा जी ने किसकी खोज किया था, तो रोपड़ की खोज किया था। रोपड़ किस नदी किनारे बसा हुआ है, सतलज नदी किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, ये पंजाब में पड़ता है। औरंगनाथ राव जी ने किसकी खोज किया था, तो लोथल। और लोथल कहाँ स्थान है, गुजरात में स्थान है लोथल, आप लोग भगवान नदी किनारे बसा हुआ है। तो कुछ आप इसके अलावा और भी विकल्प थे जिसको हमने साझा किया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में? बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान नहीं देते हैं लोग, छोटे छोटे सवालों को मिस कर देते हैं जिससे परीक्षाओं में दूर हो जाते हैं। इन सवालों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर देखा जाए तो वेदों की संख्या 4 बताई गई है। कितने वेद हैं? वेद है 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अगर सबसे पुराना वेद कहेंगे तो वो जो है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। अगर देखा जाए जो यज्ञ जो गद्य एवं पद्य दोनों में सम्मिलित है वो है यजुर्वेद, गद्य एवं पद्य से। इसको कैसे हम लोग पकड़ेंगे? यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ से, और यज्ञ में गद्य भी होगा और पद्य में भी होगा, कथा भी सुनाई जाएगी और प्रवचन भी होंगे। इसलिए यज्ञ का जो कनेक्शन है आप लोग यजुर्वेद का गद्य और पद्य से कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा यजुर्वेद। समझ में आ गया होगा। अगर सामवेद की चर्चा करेंगे तो सामवेद का मतलब होता है गान करना। क्या होता है? गान। सामवेद में हम लोग क्या करेंगे? गान करेंगे। और सबसे अंत में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद वो होता है जिसमें जादू टोना की बात की गई है, जादू और टोना की बात जो है की गई है। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो विकल्प कई बार पूछा है, उन्हें पूछा है ऐसा कौन सा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो वहाँ पे अथर्ववेद हो जाता है। अथर्ववेद ऐसा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे कहा जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आप लोग ऋग्वेद में 10 मंडल याद रखिएगा, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त की जो है बताए गए हैं। समझ में आ गया होगा। और इसके जो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है हम लोग होत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? होत्र। ये भी कुछ बात है। और यजुर्वेद में कहते हैं अवधायु, और सामवेद में कहते हैं उदात्त। क्या कहते हैं? उदात्त। ये कुछ एक्सटर्नल जानकारियाँ थी जो हमने आप लोगों को बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है, बहुत अच्छा सवाल है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? पहला है लोहा का किया था, दूसरा है सोना कि तांबा कि चांदी, आप लोग बताइएगा। तो जो मनुष्य ने है सर्वप्रथम जो है तांबे का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे पहले किस जो है औजार का प्रयोग किया था, औजार अगर पूछा जाए धातु के रूप में तांबा याद रखिएगा, और औजार के रूप में आप लोग याद रखिएगा कुल्हाड़ी का, कुल्हाड़ी। समझ में आ गया। अगर पूछा जाए सबसे पहले मनुष्य ने सबसे पालतू जानवर को बनाया था, तो पालतू जानवर कुत्ता को बनाया था। कौन था पालतू जानवर? कुत्ता जानवर बनाया था। अगर यहाँ पे और भी कुछ एक्सटर्नल जानकारी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता में किस फसल
की खेती हुई थी? तो आप लोग खेती जो है सबसे पहले गेहूँ और जौ की हुई थी, गेहूँ और जौ की। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? पहला है मेगस्थनीज ने लिखा है, दूसरा है विष्णु शर्मा ने लिखा है, तीसरा है कल्हड़ ने लिखा है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडिका पुस्तक है वो मेगस्थनीज ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। इंडिका जो पुस्तक जो है मेगस्थनीज ने लिखा है। पंचतंत्र की रचना किसने किया है? तो पंचतंत्र की जो रचना है विष्णु शर्मा ने किया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखा है और इंडिका पुस्तक जो है मेगस्थनीज ने लिखा है। अगर यहीं पे कहा जाए कि राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है, तो राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है? तो आप लोग कल्हड़ का नाम याद रखिएगा। किसका नाम? कल्हड़ का। तो इंडिका मेगस्थनीज से हो जाएगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा से हो जाएगा और राजतरंगिणी कल्हड़ से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला है महावीर स्वामी थे, दूसरा है ऋषभदेव थे, तीसरा है गौतम बुद्ध थे, चौथा है पारसनाथ थे। तो एक बात इस ट्रिक से पकड़िएगा आप लोग, यहाँ पर जगह है बौद्ध। अब बौद्ध धर्म का संबंध किससे हो सकता है आप लोग बता सकते हैं? गौतम बुद्ध से हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था अपने ग्रह त्याग दिया, जिसे हम लोग कहते हैं महाभिष निष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिष निष्क्रमण। इसके अलावा और भी देखेंगे ऑप्शन को। अगर कहा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, अगर कहा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा ऋषभदेव को। ऋषभदेव जी थे जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ये प्रथम तीर्थंकर भी थे, याद रखिएगा आप लोग। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर भी थे। अगर कहा जाए पारसनाथ कितने नंबर के तीर्थंकर थे, तो याद रखिएगा पारसनाथ जो है 23 नंबर के जैन धर्म के 23वें जो है तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगर कहा जाए महावीर स्वामी कितने नंबर के थे, तो महावीर स्वामी जो थे वो 24वें नंबर के थे। कितने नंबर के थे? 24वें नंबर के थे जो है महावीर स्वामी, 24वें अंतिम थे। इन्हीं का जो वर्णन जो है जैन धर्म में किया गया है। समझ में आ गया होगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और पारसनाथ 23वें थे। ये कुछ एक्सटर्नल जानकारियाँ थी जो हमने साझा किया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? पहला है पाटलिपुत्र में दिए हैं, दूसरा है श्रावस्ती में दिए हैं, तीसरा है बोधगया में दिए हैं, चौथा है कुंडलकुलम में दिए हैं। बताइएगा आप लोग, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो आप लोगों को पता होगा, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। श्रावस्ती वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिला है। इस समय प्रेजेंट काल में उत्तर प्रदेश का एक जिला है श्रावस्ती, वहाँ जो है सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा आप लोग, हर्यक वंश का जो है संस्थापक कौन था? पहला है बिंबसार था, दूसरा है शेषनाग था, तीसरा है चंद्रगुप्त था
और चौथा है शिवगुप्त था। बताइएगा आप लोग। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबसार था। कौन सा था? बिंबसार। इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह थी। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। अगर पूछा जाए शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शिशुनाग ने किया था। इसके अलावा देखा जाए चंद्रगुप्त और श्रीगुप्त भी हुए हैं। मौर्य वंश में जो है चंद्रगुप्त, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त जी ने किया था, मौर्य वंश। और श्रीगुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? गुप्त वंश जी ने किया था। ये कुछ जानकारियां थी। इसके अलावा चलेंगे गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त, गुप्त वंश। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंब था, सार था। ऑप्शन नंबर इसका 1 सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन था, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लिन लिथगो और चौथा है लिटन। तो भारत छोड़ो आंदोलन मतलब भाग जाओ, और भागने पर क्या होता है? गो, जाओ। तो इस ऑप्शन से हम लोग पकड़ेंगे तो छोड़ना ही है तो जाओ, जल्दी करो। तो वहाँ से हो जाएगा। इस अंग्रेज का नाम याद रखिएगा आप लोग, लिन लिथगो, जाओ जल्दी भागिए। तो इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? पहला है कश्मीर को कहेंगे, दूसरा मुंबई को कहेंगे, तीसरा है चेन्नई को कहेंगे और चौथा है देहरादून को कहेंगे। तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाए तो मुंबई को लगाइएगा। अगर उत्तराखंड की राजधानी पूछा जाए देहरादून लगाइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? देखिए वायुमंडल में 5 मंडल हैं। कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहे मंडल है। ओजोन परत की हम लोग बात करेंगे तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणें ये सबसे हानिकारक होती हैं। अगर ये हमारे शरीर पर पड़ जाएं तो त्वचा नामक कैंसर हो जाता है। तो ये जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जो समताप मंडल में पाई जाती है। इसके अलावा कहा जाए ओजोन परत की जो है इकाई किस में नापते हैं? तो डाप्सन में नापते हैं, डाप्सन में। अगर पूछा जाए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा ये आप लोग नोट करते चलिएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाएगी। हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन जो है परत अवशोषित कर लेती है, जिससे त्वचा कैंसर से हम लोग बच जाते हैं। ओजोन की जो इकाई होती है नापने की डाप्सन इकाई होती है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला देखिएगा पार्ट। अगर पूछा जाए क्षोभ मंडल के बारे में कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं तो क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर पूछा जाए हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं तो आप लोग याद रखिएगा हवाई जहाज़ समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज़ समताप मंडल में उड़ते हैं। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है। ये कुछ जानकारियाँ थे। ओजोन पर समताप मंडल में पाई जाएगी। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होंगी। हवाई जहाज़ समताप मंडल में उड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे।
देखेंगे अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऐसे आपको सांसद बनना है या प्रधानमंत्री बनना है। लोकसभा का ही मेंबर सांसद होता है और लोकसभा का मेंबर जो है उन सांसदों में से कोई प्रधानमंत्री बनता है। ये भी जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो आप लोग बताइएगा, अगर इसे बड़े हुए आप लोग प्रधानमंत्री बनने को सोच रहे होंगे तो कितनी उम्र आपको पार करनी होगी। 18 वर्ष पार करनी होगी कि 21 वर्ष पार करनी होगी कि 25 वर्ष की 30 वर्ष, इन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा आप लोग, 18 वर्ष अगर बोला जाए तो वोट डालने की उम्र वर्तमान में 18 वर्ष है। वोट डालने की उम्र, वोटिंग होती है आप लोगों के यहाँ। अगर 18 वर्ष के हो गए होंगे तो आप लोगों ने डाला होगा, देखा होगा, बूथ पे गए होंगे। वोट डालने की उम्र डाला करिए। अगर उम्र हो गई हो तो निर्वाचन में नाम बढ़वाइए और मतदान कीजिए। अगला 21 वर्ष, अगर आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है, प्रधानी आपको प्रधान जी बनना है तो 21 वर्ष का होना चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत का चुनाव, अगर आपको सांसद बनना है, प्रधानमंत्री बनना है तो आपको 25 वर्ष की आयु पूरा करना होगा। लोकसभा सांसद की उम्र या लोकसभा में अगर सदस्य बनना है, अगर राज्यसभा में सदस्य बनना है तो 30 वर्ष होना चाहिए। अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति या बनना है या प्रदेश का राज्यपाल, दोनों के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बार आयोग ने इससे पूछा है कि मलेरिया कैसी बीमारी है। तो बताइएगा आप लोग। पहला है प्रोटोजोआ जनित रोग है, दूसरा है विषाणु जनित रोग है, तीसरा है जीवाणु जनित रोग है और चौथा है कवक है। तो मलेरिया की एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग, पापा काम पर सोते हैं। आप लोग क्या याद रखेंगे, पापा काम पर सोते हैं। ये सब पापा काम पे सोते हैं, पाइविया हो जाएगा। का से काला ज्वर हो जाएगा और पे से पेचिस हो जाएगा, सो से निद्रा हो जाएगा, निद्रा की बीमारी। ये सब होते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। कैसे होते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं परजीवी। तो पापा काम पर सोते हैं, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगर मलेरिया है, मलेरिया का बुखार लगा है तो मलेरिया की दवाई है सिनकोना के वृक्ष से मिलती है। सिनकोना के वृक्ष से, सिनकोना की छाल जो है इससे प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है सिक्किम, चौथा है उत्तराखंड। बताइएगा आप लोग। जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ है, तो सिक्किम याद रखिएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए सिक्किम में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, कंचनजंगा के साथ जाएंगे सिक्किम। काफ़ी बार सवाल बना है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो सुंदर कौन है, सुंदर है पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे।
अगला है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। पहला है महाराष्ट्र है, दूसरा है राजस्थान है, तीसरा है तमिलनाडु है, चौथा गुजरात है। तो तारापुर को याद रखिएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर का पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र याद रखिएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान में है। कहाँ है? रावत भाटा। रावत जो भाटा है वो कहाँ है? राजस्थान में है। अगर तमिलनाडु में पूछा जाए तो कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है। और कुरनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कुरनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगर पूछा है कैगा कहाँ है तो कैगा कर्नाटक में है। और काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। काकरापारा अगर पूछा जाए कैगा कहाँ है तो कैगा है कर्नाटक में। ये सारे जवाब आप लोग याद रखिएगा कि हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और भी जो भी दोस्त आप लोगों से जुड़े हैं उन तक संदेश पहुंचा दीजिएगा क्लास के बारे में। और सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तैयारी एक से एक बढ़ के कराई जाएगी इस चैनल पर। लगे रहिए और अपने माँ बापू का सपना पूरा जरूर कीजिएगा। तो कैगा तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, रावत भाटा राजस्थान में हो जाएगा, कुरनकुलम तमिलनाडु में हो जाएगा, काकरापारा गुजरात में हो जाएगा, और कैगा कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर पूछा जाए नरौरा कहाँ है तो एक याद रखिएगा, छूट रहा था, नरौरा उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर जिलावत। यूपी का जिला है बुलंदशहर। तो कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे जो हमने आप लोगों को बताया। नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको मुलाकात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। पहला है फंक ने किया था, दूसरा है एडवर्ड जेनर ने किया है, तीसरा है लुई पास्चर ने किया था, और फ्लेमिंग ने किया है। बताइएगा, चेचक की जो खोज किया था, टीका का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो ये दोस्तों, तो इसका जो है चेचक की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में जीके के ब्रह्मास्त्र के साथ फिर मिलूँगा। इसके बेहतरीन क्वेश्चन लाता रहूँगा, जुड़े रहिएगा आप लोग अंत तक, और एक से एक बेहतरीन सवाल लाने का प्रयास करूँगा जो परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिले। चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।